Hello everyone, welcome to intermediate level of spoken English course. This is Swati, your communication coach, and I am going to take you back to day 3 of vocabulary building where I am here with some new words. I'm sure जो हमने अभी तक day 1 और day 2 में जितने भी words पढ़े थे उनके आपने sentences भी create करे होंगे, उनको आपने समझा भी होगा, उन्हें अपनी daily life में आपने practice करने के लिए try भी किया होगा. Now we are going to start with day 3. So what is the first word of the day? It's guys. Guys, इसका pronunciation same ऐसे होता है guys, ये होता है guys है ना, और ये होता है guys. G-U-I-S-E is guys. So z का sound आएगा, okay? So जैसे disguise होता है वैसे ही guys. Guys का मतलब होता है भेष. So the way that someone or something appears to people, जैसे कि इस वक्त मेरा guys कैसा है आपके सामने. Guys का मतलब होता है कि आप physically जो आपने कपड़े पहने हुए, आपका जो भेष है वो कैसा दिखाई दे रहा है सामने वाले को. Don't worry, let's first understand certain sentences, तब आपको ये word ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. The police were huddled in the street in the guise of beggars to catch the offenders. पुलिस जो थी ना वो पूरे जो स्ट्रीट में हडल थी, मतलब एक भेष बदल के, किसका भेष बदल के, वो बेगर्स जैसा भेष बना के आ गई थी. बेगर्स मतलब भिखारियों का भेष बनाकर आ गई थी. क्यों? क्योंकि उन्हें ऑफेंडर्स को कैच करना था. सो बेसिकली गाइस का मतलब होता है भेष और डिस्गाइज का मतलब होता है बदला हुआ भेष. क्लियर? द एंड्रॉयड इज अ मशीन इन ह्यूमन गाइज. एंड्रॉयड जो है ना वो एक मशीन है ह्यूमन गाइज में. 4 weeks ago disaster came in a different guise. 4 साल पहले ये जो पूरा डिजास्टर हुआ था ना ये अलग भेष में आया था. इन अ डिफरेंट गाइज मतलब ये अलग गाइज इन अ मतलब अलग भेष बदल के आया था. जैसे कि लाइफ ना बहुत अनसर्टन है, लाइफ बहुत अनसर्टन है. एवरी डे इट हैज़ अ डिफरेंट गाइज, मतलब हर दिन इसका भेष कुछ अलग होता है. या फिर जैसे शी वॉज टॉकिंग टू मी सो पोलाइटली बट द नेक्स्ट डे शी हैड अ डिफरेंट गाइज, मतलब उसका तो पूरा भेष ही बदला हुआ था. सो शी इज ऑलवेज वेयरिंग दीज एलिगेंट साड़ीज एंड शी इज सो एथनिक एंड सो ट्रेडिशनल, बट व्हेन वी वेंट टू गोवा शी वॉज इन अ कम्प्लीटली डिफरेंट गाइज, मतलब वो बिल्कुल उसका भेष बदला हुआ था. सो गाइज का मतलब होता है भेष, मतलब कोई चीज़. तो ये क्या हो जाएगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच? नाउन. लेट्स गो एंड चेक द नेक्स्ट वर्ड नाउ. इट इज पोटेंट. पोटेंट, टेंट नहीं आएगा, टेंट आएगा. सो पोटेंट. पोटेंट का मतलब क्या होता है? प्रबल, मतलब जिसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो. द लॉयर गेव पोटेंट आर्ग्यूमेंट्स, मतलब वो जो लॉयर था उसने बहुत ही धांसू आर्ग्यूमेंट्स दिए, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आर्ग्यूमेंट्स दिए, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दिए जिनमें वेट था, मतलब जिसके बात को सामने वाला नकार नहीं सकता था. सो क्या हो जाएगा उसको? पोटेंट आर्ग्यूमेंट्स. He felt he was no longer potent, मतलब उसे लगा कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, अब उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं बचा है, अब कोई उसकी ज़्यादा मतलब वैल्यू नहीं बची है. तो ही इज़ नो लॉन्गर पोटेंट. जैसे कभी कभी आप ऑफिस में होते हैं, आपको लगता है आपके बिना भी ऑफिस चल ही रहा है, आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी को, तो क्या ये हुआ? आपको फील हुआ दैट यू आर नॉट पोटेंट. Their most potent weapon was their silence. जैसे हम बात करें कि जब हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहे थे, सो ऑल दीज पीपल जैसे कि भगत सिंह और उनके साथी जितने भी थे, तो व्हेन दे वर केज्ड, मतलब जब उनको बंद कर दिया था प्रिजन में, सो दे वर हाईली टॉर्चर्ड, लेकिन व्हाट दे डिड नॉट से अ वर्ड. राइट, देयर साइलेंस वॉज देयर पोटेंट वेपन, मतलब उनका सबसे इन्फ्लुएंशियल वेपन कौन सा था? साइलेंस. सो कभी कभी जैसे दो लोगों में लड़ाई हो गई, सामने वाला बोले जा रहा है बट यू आर साइलेंट. साइलेंस इज योर सीक्रेट एंड मोस्ट पोटेंट वेपन. अंडरस्टूड? सो पोटेंट का मतलब होता है समथिंग जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्लियर विद दिस? एंड इफ आई से आर्ग्यूमेंट्स कैसे थे? पोटेंट आर्ग्यूमेंट्स थे, और उसको अब लग नहीं रहा था कि वो ज़रूरी है. ही डिड नॉट फील दैट ही वॉज इम्पॉर्टेंट. उनके सबसे ज़्यादा कौन सा वेपन? पोटेंट वेपन. सो हम डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो पोटेंट इज एन एडजेक्टिव. देन वी हैव प्रेग्मेटिक. नाउ प्रेग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल अप्रोच. जैसे मैंने बोला कि यार मैं एक काम करती हूँ, मैं 10 दिन में 10 किलो लूज़ कर लूँगी. सामने वाले ने बोला क्या? कम ऑन, दिस इज़ नॉट इवन लॉजिकल. यू नीड टू हैव अ प्रैग्मेटिक अप्रोच, मतलब तुम्हें एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेनी पड़ेगी. इफ़ यू वांट टू लूज 2 kgs, maybe that is possible in 10 days.
लेकिन अदरवाइज क्या होगा, यू आर गोइंग टू लाइक 2 to 3 kgs, ठीक है चलो आपने लूज कर लिया, लेकिन इसके बाद अगर आप बोलोगे नहीं 10 दिन में मुझे 10 किलो लूज करना है, सो यू आर जस्ट गोइंग टू हार्म योर बॉडी, राइट। सो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो लॉजिकल हो। जैसे कि शी सजेस्टेड अ प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम थी, सब लोग बोलते थे हमें ऐसा कर लेना चाहिए, हमें वैसा कर लेना चाहिए, लेकिन उसने एक प्रैक्टिकल अप्रोच दी, मतलब प्रैग्मेटिक अप्रोच दी कि यार ये करेंगे, ये टाइमलाइन को भी मीट करेगा, हम डेडलाइन में भी रहेंगे, हमें ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना पड़ेगा अपने आप को, हमारा क्लाइंट भी हैप्पी रहेगा। सो दिस इज अ प्रैग्मेटिक अप्रोच। The scientist had a pragmatic approach to dealing with the water crisis. अब जब वाटर क्राइसिस हुआ, जैसे समर्स में यूजुअली हो जाता है, तो साइंटिस्ट ने इस क्राइसिस से डील करने के लिए एक बहुत ही प्रैग्मेटिक अप्रोच निकाली, मतलब एक ऐसी अप्रोच जो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं थी, प्रैक्टिकल भी थी। Despite his young age, my son is already very pragmatic in regards to organize his priorities. बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बचपन से ही बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, उन्हें अपनी प्रायोरिटीज़ पता होती है, उनके पीछे पीछे नहीं भागना पड़ता कि भैया ये करो, नहीं होमवर्क कर लो। सो ही इज़ हियर सेइंग दैट वो बहुत छोटा है लेकिन उसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक है। अब ये कॉलोकेशन है, प्रैग्मेटिक के साथ यूजुअली आप अप्रोच लेते हो, उसकी अप्रोच कैसी है, प्रैग्मेटिक अप्रोच, तो ये कॉलोकेशन भी है। सो प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल, लॉजिकल, डूएबल। क्लियर विद दिस। अब अप्रोच कैसी है, प्रैग्मेटिक है, उसका बिहेवियर कैसा है, प्रैग्मेटिक है, इसका मतलब हम किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं, और व्हेन आई से डिस्क्राइबिंग वर्ड, यू नो व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच, व्हाट इज इट, इट्स एन एडजेक्टिव। And then last we have repent. It's not repent, it is repent. Repent करने का मतलब क्या होता है, किसी के लिए आप है ना सॉरी फील करते हो, यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था। इट्स नॉट रिग्रेट बट यू रिपेंट, मतलब आप दुखी हो रहे हो किसी चीज़ के लिए, सॉरी फील कर रहे हो। एग्जाम्पल देखते हैं, ही रिपेंटेड फॉर हिज इनटेम्परेट बिहेवियर, उसने गुस्से में सामने वाले को बहुत कुछ कह दिया। इनटेम्परेट मतलब बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव हो गया वो, और लास्ट में उसको सॉरी फील हुआ, यार मुझे ये नहीं करना चाहिए था। तो या इट्स ऑलमोस्ट लाइक रिग्रेट करना। I insisted that I had no need to repent because I never did anything wrong. मुझे सॉरी फील करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब मेरे अंदर गिल्ट फीलिंग डालने की कोशिश मत करो, मैंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। So I don't need to repent. Why? Because I have never done anything wrong. When you repent, you acknowledge what you and how to change your ways. So जब आप रिपेंट कर रहे हो, मतलब जब आप सॉरी फील कर रहे हो, तो आपको पता होता है आपने क्या गलती की और किस तरीके से आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। देखो रिपेंट और रिग्रेट में क्या डिफरेंस होता है। रिग्रेट मतलब यार मैंने जो किया उसका मुझे पछतावा हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। रिपेंट में आप उस चीज़ को सही करने की कोशिश कर रहे हो, आप उस चीज़ के लिए सॉरी फील कर रहे हो। क्लियर विद दिस। सो नाउ इफ आई एम सेइंग रिपेंट, आप रिपेंट कर रहे हो, कोई काम है जो आप कर रहे हो, तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो जाएगी इसकी, verb. And here we are done for the day. Thank you so much for watching this video. And now if you wish कि आपका spoken English का जो course है वो complete हो जाए with all the sections like vocabulary building, reading comprehension, then we have conversation practice, then we have grammar sessions, and of course don't forget quick bites. So if you wish कि आपका spoken English course बहुत अच्छे से complete हो जाए, so you will have to buy the subscription. The link for the same is there in the description box, and once you do that, so उसके बाद क्या करना है, सिर्फ बहुत सारी पढ़ाई करनी है, and trust me, English is going to be so easy for you. You are going to be absolutely fluent. So what are we waiting for? Just buy the subscription and start learning now.